हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर का बहुत बड़ा रोल है, इसको ठीक से पढ़िएगा। वर्क एनर्जी एंड पावर का ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क का क्या मतलब होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो वर्क बहुत सारे टाइप का होता है। हम सभी के माँ पापा भी अपने बच्चों के बेटर लाइफ के लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप का कार्य करते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आइए जान लेते हैं। वर्क इन फिजिक्स, it is a way to transfer of energy by applying a force on a body। तो फिजिक्स में वर्क का मतलब समझिए। इन फिजिक्स इट इज अ वे टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में वर्क एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके हम उस बॉडी को एनर्जी दे भी सकते हैं और उस बॉडी से एनर्जी ले भी सकते हैं, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। और एनर्जी उतना ही ट्रांसफर होगा, उस बॉडी के एनर्जी में उतना ही चेंजिंग आएगा जितना हम उस बॉडी पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखिए वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m। समझने के लिए मान लेते हैं कि ये अभी रेस्ट पे है। अब इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, F एक्सटर्नल। तो अब ये बॉडी इस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से इस डायरेक्शन में खिसकेगा, डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। यहां पे ये बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन यहां पे ये बॉडी मोशन में होगा, क्योंकि ये फोर्स हमेशा इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S है, और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गया है, यानी कि इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया है ये फोर्स, यानी कि ये फोर्स इस बॉडी पे वर्क किया है, और जितना वर्क किया होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा इस बॉडी का। तो वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखिए वर्क कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू F डॉट S। ये है वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहां पे ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है।
यहाँ पे ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला जो रिजल्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हम लोग वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला जो रिजल्ट है ये वर्क स्केलर क्वांटिटी होगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये वर्क स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो आइए अब इस फॉर्मूला को वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, इस फॉर्मूला को थोड़ा और समझते हैं। आइए हिंट मांगते हैं। तो देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, यहां पे ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है। यहां से अगर इस वर्क का यूनिट लिखना चाहें तो इसका यूनिट आएगा फोर्स का यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, और फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो वर्क का यूनिट आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो एनर्जी का यूनिट भी यही होता है, यही। तो वर्क एक तरह का एनर्जी ही तो है। वर्क करके हम किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी ही तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो वर्क एक तरह का एनर्जी ही है, इसलिए वर्क का यूनिट वही आया है जो एनर्जी का यूनिट होता है। तो इसको जूल भी बोल सकते हैं, जूल। हम लोग इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन लिखा जाएगा केजी का कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर का कैपिटल एल का स्क्वायर, और नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, इसको ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर -2। ये है वर्क या एनर्जी का डायमेंशन। ठीक, तो वर्क का यूनिट और डायमेंशन समझ में आया होगा। ठीक, अब आइए इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए वर्क इक्वल टू, यहां से अगर इस डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो एफ एस कॉस थीटा। यहां पे ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहां पे ये थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आइए इस पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये मान लीजिए हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक बॉडी है, इसका मास m, और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी है F। इस फोर्स के वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया है m, और इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक, अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट लेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट के अलोंग और एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos थीटा, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसी फोर्स का कंपोनेंट होगा F sin थीटा। ये तो अब यहां पे एक चीज देखिए, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, इसमें ये एस डिस्प्लेसमेंट है और ये एफ कॉस थीटा क्या है? ये एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। तो यहां पे इसको, इस वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस इंटू
फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स है, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। आइए अब इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए हैं 15 न्यूटन का। इस फोर्स के वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल 37 डिग्री है। तो इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ ये निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो फोर्स है 15 न्यूटन, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, और ये cos थीटा, थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो कि यहाँ पे 37 डिग्री है, और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, 4/5। तो 5 से ये 10 कटेगा 2, 15 दूना 30 और 30 चौका 120। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ये आएगा 120 जूल, ये ठीक। और देखिए, मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m, और इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए हैं 10 न्यूटन का, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया है 5 मीटर। तो इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पे वर्क कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, और ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी जीरो होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस फोर्स के वजह से उस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं होगा, ठीक। और देखिए, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m, और इस पे फोर्स लगा दिए हैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया है 7 मीटर। तो इस फोर्स के वजह से इस बॉडी पे वर्क कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स है 10 न्यूटन और S है डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री रखेंगे, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, -1। तो यहाँ पे वर्क आएगा 10 × 7 70 -1, तो -70 जूल। ये यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, यानी कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसी फोर्स की वजह से इस बॉडी पे जो वर्क होगा वो वर्क नेगेटिव आ रहा है। वर्क नेगेटिव का मतलब उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। यहाँ पे ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स इस बॉडी के वेलोसिटी को कम ही तो करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। यानी कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, घट रहा है, ठीक।
तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ध्यान से समझिए। आइए अब इस पे 4-5 एग्जाम्पल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में फुल क्लैरिटी आ जाएगा। आइए, तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे एक बॉल बंधा हुआ है, इसका मास है m, और ये बॉल इस फिक्स एंड के अबाउट यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, तो इस बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स भी 0 होगा। ठीक। अब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस बॉल पे लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r। यहां पे ये r है इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, यानी कि इस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ है ये r। तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन v²/r। इस बॉल पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्ट्रिंग के टेंशन के रूप में मौजूद है, यानी कि इस स्ट्रिंग में ये टेंशन, तनाव इतना होगा mv²/r के बराबर। ठीक। तो इस बॉल पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग का टेंशन, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो इस बॉल पे फोर्स 0 है, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस बॉल पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में इस स्ट्रिंग टेंशन के वजह से वर्क कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो इसमें देखिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे जब ये बॉल आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे जब बॉल आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन में। तो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे भी स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस पॉइंट पे भी स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर यहां पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में क्या, जब तक मोशन सर्कुलर होगा, जब तक इस बॉल का मोशन सर्कुलर होगा, तब तक स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो हमेशा स्ट्रिंग टेंशन के वजह से इस बॉल पे वर्क 0 होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉल यहां से चला है और एक रोटेशन कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है इसलिए वर्क 0 हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां पे स्ट्रिंग टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है, और cos 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन 0 आया है। इसी में एक चेंजिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। मान लीजिए कि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये मोशन मान लीजिए यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है
तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी करेगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। मान लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स भी जीरो नहीं होगा, ये होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। इस बॉल का मास मान लेते हैं 5 kg, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स आएगा 5 इंटू 2 10 न्यूटन। तो अब यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आ गया है, तो अब इस बॉल पे दो फोर्स है, रेडियल डायरेक्शन में भी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी। पर इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, और इस स्ट्रिंग के टेंशन का डायरेक्शन हमेशा रेडियल होगा, और वो दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन तो जीरो ही आएगा, लेकिन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और ये फोर्स भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो टेंजेंशियल फोर्स के वजह से इस बॉल पे वर्क होगा। तो मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग का लेंथ, यानी कि इस सर्कुलर मोशन का रेडियस 7 मीटर है, तो अब इस बॉल पे एक राउंड कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में ये टेंजेंशियल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स है 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारे छोटी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तो इस सर्कुलर पाथ के पेरीमीटर का लेंथ मिलेगा 2 पाई r, यही है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही ये 10 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि ये एंगल 0 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल यहां पे 0 डिग्री है। तो यहां से वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स ये आएगा 10 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और इसको कटने के लिए यहाँ पे रेडियस 7 मीटर ही लिए हैं, 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 इंटू 2 44, और इंटू 10 440 जूल, ये होगा वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। ये तो सर्कुलर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से तो वर्क जीरो होगा, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स के वजह से वर्क जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आ जाएंगे। तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये मान लीजिए एक हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक आदमी एक 2 kg के ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर आगे तक ले गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस आदमी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कितना हुआ, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन कौन सा है, इसके सर और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड, इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन 0 है, तो फोर्स 0 होगा इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट पे 2 ही फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है ये। तो नॉर्मल रिएक्शन ये है
और डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। और वेट इस mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय mg भी 0 होगा। इस ऑब्जेक्ट पे मात्र 2 ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, और दोनों फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे वर्क 0 है। यानी कि ये आदमी इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर आगे ले गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी वर्क नहीं किया। ठीक, अब इसी में ट्विस्ट करते हैं, अब इसी में देखिए ट्विस्ट करते हैं। ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर आगे ले जाने में इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क करेगा। तो अब देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है अब इस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये आदमी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में भी एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी होगा ma, इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 और एक्सीलरेशन है 5, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी 0 होगा, वर्क डन बाय वेट तो अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। लेकिन वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ये होगा Fs cos थीटा। ये फोर्स आया है इस डायरेक्शन का 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, और ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो ये फोर्स भी, ये 10 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये एंगल 0 है और cos 0 1 होता है, तो ये यही रह जाएगा। तो वर्क डन बाय F ये आएगा 10 इंटू 10 100 जूल, 100 जूल ये। तो अब इस आदमी के वजह से इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो गया 100 जूल का। यानी कि ये आदमी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सर पे उठा के जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट पे इस आदमी के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन यही आदमी जब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते हुए जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट पे इस आदमी के वजह से वर्क हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, पर वहां पे आंसर में ज्यादातर 0 कमेंट आया था, तो ये देखकर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी है, इसका मास है m, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए हैं 15 न्यूटन और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए हैं 10 न्यूटन। इस फोर्स को F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। इन दोनों फोर्स की वजह से इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये F1 फोर्स 37 डिग्री के एंगल पे है। ठीक, तो यहां पे देखिए वर्क डन बाय F1 ये कितना होगा, ओनली इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कितना होगा, तो ये है F1s cos थीटा। F1 है 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 और cos थीटा ये है थीटा, तो cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, 15 दूना 30
30 चौका 120, तो वर्क डन बाय F1 ये आया 120 जूल। ठीक, इसी तरह से F2 फोर्स के वजह से भी इस बॉडी पे वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय F2 ये कितना होगा, तो F2s cos थीटा, तो यहां पे F2 है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, और ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो यहाँ पे F2 डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक अपोजिट में है तो वर्क निगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो cos थीटा के जगह पे -1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। तो वर्क डन बाय F2 ये आया -100 जूल। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, टोटल फोर्स के द्वारा वर्क पूछ दिया, तो इन दोनों वर्क को जोड़ देंगे। वर्क डन बाय नेट फोर्स F नेट ये होगा F1 के वजह से वर्क 120 जूल और फिर F2 के वजह से वर्क -100 जूल, तो ये आएगा +20 जूल, यानी कि नेट फोर्स के वजह से वर्क आएगा 20 जूल। तो हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग फोर्स के वजह से भी वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन वर्क डन बाय F नेट अगर पूछ दिया तो उसी इंडिविजुअली अलग अलग फोर्स से निकाले गए वर्क को ऐड करके बता देंगे, वही हो जाएगा वर्क डन बाय टोटल फोर्स, इस तरह से। ठीक, आइए अब इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए, तो देखिए अगला एग्जांपल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे। ठीक, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है 3 kg, और इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है 0.5 और g का वैल्यू 10 कंसीडर करना है। और इस बॉडी पे इंक्लाइंड प्लेन से 37 डिग्री के एंगल पे, इंक्लाइंड के साथ 37 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाए हैं 20 न्यूटन का। ठीक, तो इतना चीज गिवन है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते करते 5 मीटर डाउन द इंक्लाइंड आ जाएगा, तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये सब पूछा जा रहा है। वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, यानी कि इस बॉडी का डाउन द इंक्लाइंड डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 5 मीटर, और फिर अलग अलग फोर्स के वजह से, इस बॉडी पे लगने वाले अलग अलग फोर्स के वजह से वर्क पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां पे इस डाटा के अकॉर्डिंग ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। इस mg का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये आएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ये आएगा mg cos थीटा। इसी तरह से इस एक्सटर्नल फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये आएगा f cos 37 डिग्री, f यानी कि 20 cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये आएगा 20 sin 37 डिग्री। ये ठीक, यहां पे ये थीटा, ये एंगल है 53 डिग्री, तो यहां भी ये एंगल है 53 डिग्री।
और यहाँ पे एंगल है 37, तो यहाँ और यहाँ 37। ठीक, तो इस mg का दो कंपोनेंट ले लिए हैं, ये और ये, तो mg को यहां से हटा देते हैं। और इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट ले लिए हैं, पैरेलल टू द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। फिगर में घोंच पोंच नहीं होना चाहिए ये। तो अब देखिए, ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड तभी आएगा जब ये mg sin 53 डिग्री अकेले भारी पड़ जाएगा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और 20 cos 37 डिग्री पे, तभी ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा। तो यहां पे देख लेते हैं mg sin 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मास है 3 kg और g का वैल्यू 10 और sin 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 न्यूटन, तो ये आया 24 न्यूटन। और ये एफ लिमिटिंग और एफ लिमिटिंग प्लस 20 cos 37 डिग्री, ये कितना आएगा। तो एफ लिमिटिंग के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन है नहीं, तो फोर्स बैलेंस होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 sin 37 डिग्री बराबर होगा mg cos 53 डिग्री के। नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 sin 37 डिग्री बराबर mg cos 53 डिग्री, mg cos 53 डिग्री। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आएगा mg cos 53 डिग्री माइनस 20 sin 37 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा m, मास है 3, g का वैल्यू 10 और cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 और माइनस 20 और sin 37 डिग्री का वैल्यू भी 3/5 होगा। तो 5 से ये 30 कटेगा 6 और 5 से ये 20 कटेगा 4, तो ये आएगा 6 इंटू 3। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 6 इंटू 3 18 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 18 माइनस 12 ये आएगा 6 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू का वैल्यू 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन 6 न्यूटन आया है 6, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10, 5 से ये 10 कटेगा 2, 2 से ये 6 कटेगा 3, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 3 न्यूटन। तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू 3 न्यूटन आया, एफ लिमिटिंग 3 न्यूटन प्लस 20 और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 20 कटेगा 4, तो ये आएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 3 16 प्लस 3 19 न्यूटन। तो इस बॉडी पे अप द इंक्लाइंड प्लेन टोटल फोर्स आ रहा है 19 न्यूटन और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ये फोर्स है 24 न्यूटन, यानी कि ये mg sin 53 डिग्री भारी पड़ रहा है इन दोनों के एडिशन पे, तो ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप करेगा। अब ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्लिप करेगा, ये यहां से पता चल गया है। तो अब इस बॉडी को 5 मीटर नीचे आने में सभी फोर्स के वजह से देख लेते हैं वर्क कितना कितना आता है। आइए, ये बॉडी नीचे आएगा, ये है mg sin 53 डिग्री। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन आया था और mg sin 53 डिग्री का वैल्यू 24 न्यूटन आया था, और यहां पे इस डायरेक्शन में यहां से 37 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लिए थे 20 न्यूटन, इसी का ये कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और इसी का ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, तो यहां से ये 20 cos 37 डिग्री
20 cos 37 डिग्री, इसका वैल्यू 16 न्यूटन आया था ये। ठीक, तो यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, तो ये 5 मीटर नीचे आया है ये बॉडी, तो 5 मीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन की वजह से इस बॉडी पे वर्क नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यह आएगा 5 तिया -15 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया -15 जूल, इसको यहां पे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन -15 जूल। आइए अब निकाल लेते हैं वर्क डन बाय mg वेट, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय mg ये कितना होगा, तो वेट इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इस वेट का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और वेट का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट इस बॉडी पे कोई वर्क नहीं करेगा और ये कंपोनेंट इस बॉडी पे वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इस वेट के ये कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा इस वेट का ये कंपोनेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वेट का ये कंपोनेंट है यही mg sin 53 डिग्री, mg sin 53 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और mg sin 53 डिग्री का वैल्यू 24 इंटू ये 5, तो ये आएगा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 5 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, इतना जूल। तो वर्क डन बाय mg 120 जूल, वर्क डन बाय वेट 120 जूल आया। ठीक, अब निकाल लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स के वजह से वर्क कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां पे देखिए ये है एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स का दो कंपोनेंट लिए हैं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये 20 cos 37 डिग्री और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन 20 sin 37 डिग्री, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 5 मीटर, तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट 20 sin 37 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे है, तो इस फोर्स के इस कंपोनेंट के वजह से इस बॉडी पे कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन इसी फोर्स का जो ये कंपोनेंट है ये 20 cos 37 डिग्री, ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट के वजह से इस बॉडी पे नेगेटिव वर्क होगा, इस कंपोनेंट के वजह से इस बॉडी पे नेगेटिव वर्क होगा, माइनस ये फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट 20 cos 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, ये वर्क नेगेटिव इसलिए लिखे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है ये वाला, तो यह आएगा -20 और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 इंटू 5, तो यहां से 5 से ये 5 कट जाएगा और ये आएगा -20 इंटू 4 -80 जूल, ये आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स -80 जूल ये। ठीक, और इस नॉर्मल रिएक्शन के वजह से वर्क कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट पे 90 डिग्री है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क 0 होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। ठीक, आइए अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज कितना होगा ये देखते हैं। वर्क डन बाय एफ नेट, नेट फोर्स के वजह से वर्क कितना होगा, तो नेट फोर्स के वजह से जो वर्क होगा वो इन्हीं सब का तो एडिशन होगा,
इंडिविजुअल इंडिविजुअल सभी फोर्स के वजह से अलग अलग वर्क निकाल लिए हैं और उसी सबको जोड़ देंगे तो सभी फोर्सेज के वजह से वर्क निकल जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यह आएगा 120 माइनस 15 माइनस 80, 120 माइनस 15 माइनस 80 माइनस 95 इक्वल टू 10 में से 5 और 11 में से 9 2, इतना जूल आया वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो इस तरह से निकालने से इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेज के वजह से भी हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। वैसे वर्क डन बाय नेट फोर्स एक और तरीका से निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए, वर्क डन बाय एफ नेट, ये अगर निकालना है तो एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए और यहां पे एफ नेट एस कॉस थीटा आएगा, इस डॉट को हटाएंगे तो, और यहां पे ये एंगल है थीटा है, एंगल बिटवीन एफ नेट एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ये एंगल है एफ नेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक, तो इस तरह से भी हम वर्क डन बाय नेट फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से निकालने से इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेज के वजह से कितना कितना वर्क हुआ ये पता चल रहा है। तो इस वाले फॉर्मूला से भी नेट फोर्स के वजह से वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल के देखते हैं 25 जूल ही आता है या नहीं। आएगा ही। ये लगाते हैं, ये एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे दिख रहा है 5 मीटर है इस डायरेक्शन में, और इस पे नेट फोर्स कितना है, तो इस पे नेट फोर्स होगा, यहां से mg को हटाइए, फिगर घोंच हो रहा है, mg का 2 कंपोनेंट ले लिए हैं, इस फोर्स का भी 2 कंपोनेंट ले लिए हैं, इसको यहां से हटाइए। इस पे नेट फोर्स देखिए तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, तो फोर्सेज बैलेंस होगा, और इस डायरेक्शन में मोशन है तो इस पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आएगा, क्योंकि इस बॉडी का मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस पे नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन का फोर्स माइनस इस डायरेक्शन का फोर्स। इस बॉडी पे यहां पे मिटा के लिख देते हैं, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में है mg sin 53 डिग्री और इसका वैल्यू 24 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन प्लस 20 cos 37 डिग्री यानी कि 3 प्लस 16 यानी कि 19 न्यूटन। तो इस बॉडी पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स है 24 माइनस 19 यानी कि 5 न्यूटन। तो एफ नेट आ गया 5 न्यूटन, और ध्यान से देखिए तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है 5 मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे वर्क डन बाय नेट फोर्स तो ये आएगा एफ नेट है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी है 5 न्यूटन इंटू कॉस थीटा, और थीटा है एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स ये आया 5 × 5 25 जूल। देखिए इस तरह से भी एफ नेट निकाल के, सीधे एफ नेट निकाल के वर्क निकालने से भी नेट फोर्स के वजह से वर्क 25 जूल ही आया। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक वेरिएबल फोर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए तो देखिए क्वेश्चन है कि एक रिफरेंस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस रिफरेंस में एक फोर्स फील्ड है F = 2x², यानी कि किसी पार्टिकल को अगर x डायरेक्शन में आगे ले जाएंगे
x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। यहां पे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इस तरह की फील्ड में पूछा जा रहा है कि किसी पार्टिकल को अगर x इक्वल टू 1 पोजीशन से x इक्वल टू 3 पोजीशन तक ले जाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो इस फोर्स के द्वारा इस पार्टिकल पे वर्क कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। वर्क पूछा जा रहा है x इक्वल टू 1 से 3 ले जाने में कितना होगा। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये तो यहां पे फोर्स दिख रहा है, वेरिएबल है, और डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है कि 1 से 3 ले जाना है तो डिस्प्लेसमेंट 3 माइनस 1 2 आएगा, लेकिन फोर्स वेरी कर रहा है। तो इसमें एक काम करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क निकाल लेते हैं इस फोर्स के वजह से, और फिर उसी छोटे से वर्क को x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक डिस्प्लेस करने में पार्टिकल पे ये फोर्स जो वर्क करेगा वो वर्क निकल जाएगा। तो यही करते हैं इसमें, यहां से x पे जाके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं इस पार्टिकल का dx, और dx डिस्प्लेसमेंट होने में ये फोर्स कितना वर्क करेगा ये वर्क निकाल लेते हैं, और उसी वर्क को x इक्वल टू 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होने में ये फोर्स कितना वर्क करेगा ये निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होने में जो वर्क होगा, ये वर्क होगा, यहां से यहां तक फोर्स कितना लगेगा, तो ये पोजीशन है x पे, तो फोर्स लगेगा 2x स्क्वायर, ये फोर्स होगा 2x स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, यानी कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, ये dx बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0, डिस्प्लेसमेंट dx बहुत छोटा है, तो ये छोटा सा वर्क निकलेगा dw, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक, तो x इक्वल टू 1 से 3 तक जाने में पार्टिकल पे ये फोर्स जितना वर्क करेगा वो वर्क निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक का वर्क निकलेगा, तो वर्क 1 से 3 तक का ये आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 3 बाई 3, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये वाला फॉर्म लगाए हैं, और इसमें लिमिट लगाएंगे 1 से 3, 1 से 3, तो वर्क आएगा 1 से 3 पोजीशन ले जाने में 2 बाई 3 और अंदर में x क्यूब, और इसका लिमिट 1 से 3, तो वर्क 1 से 3 ये आएगा 2 बाई 3, और इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर, तो 3 का पावर 3 माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का पावर 3, ये तो ये आएगा 2 बाई 3 इंटू 3 का पावर 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 माइनस 1 का पावर 3 1, तो ये आएगा 2 बाई 3 इंटू 27 माइनस 1 26, ये। अब यहां पे इसको मिटा के ऊपर में लिखते हैं, तो वर्क 1 से 3 पोजीशन ले जाने में 2 बाई 3 इंटू 26, तो 26 इंटू 2 52 बाई 3, ये तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 कम 3 2 5 22, तो 3 सत्ते 21, 1 22 पॉइंट लगाएंगे तो 10 होगा, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा 10 होगा, तो 3 तिया 9, तो ये 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो यहां पर लिख देते हैं 17.3 इस पे रेकरिंग, ये तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 3 ये आया 17.3 जूल, ये
यानी कि इस तरह के फोर्स फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को x = 1 से 3 तक डिस्प्लेस करेंगे तो इस फोर्स के वजह से वर्क आएगा उस पार्टिकल पे 17.3 जूल। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। आइए तो आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये रिफरेंस है x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और z डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड होता है, लेकिन इसको तो यहां पे शो नहीं करते, तो इस डायरेक्शन को इस तरह से दिखाया जाता है। ये है z डायरेक्शन और ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे पे 90 डिग्री है। x डायरेक्शन को आई कैप का डायरेक्शन बोला जाता है, यूनिट वेक्टर है ये आई कैप। y डायरेक्शन को j कैप का डायरेक्शन बोलते हैं और z डायरेक्शन को k कैप का डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहां पे कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, -3 ये, और इधर यहां पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 ये। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये है r1 और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये मान लेते हैं r2 है। तो यहां पे ये r1 वेक्टर लिखा जा सकता है। r1 वेक्टर इक्वल टू आएगा i कैप 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। और r2 वेक्टर भी लिखा जा सकता है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, 2 कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप ये। अब अगर कोई पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा तो ये होगा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर ये है और r1 वेक्टर ये है, तो ये माइनस ये, तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप माइनस r1 वेक्टर ये, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, ये r1 वेक्टर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा 2 i कैप माइनस 1 i कैप, 1 i कैप और फिर 3 j कैप माइनस 2 j कैप, 1 j कैप और फिर 4 k कैप माइनस 3 k कैप। तो 4 माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा वहां पे, तो 4 प्लस 3 7 k कैप, ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये यहां से यहां जाने पे ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। i कैप प्लस j कैप प्लस 7 k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 7 k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स भी लगा होगा, तभी तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो वो फोर्स मान लेते हैं, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ही लेंगे। ये फोर्स वेक्टर है, मान लेते हैं 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ये फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहां से इस पोजीशन पे आ गया है। तो इस फोर्स के वजह से इस पार्टिकल पे वर्क कितना होगा, वर्क निकालना है। तो आइए निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क आएगा
फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर यहां पे लिए हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। ये तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वर्क आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इंटू 7 7 छक 42 42। तो ये वर्क आएगा 42 प्लस 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 42 47 जूल। तो इतना वर्क होगा, यानी कि ये फोर्स इस पार्टिकल पे 47 जूल वर्क करता है, तो ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुंच जाता है इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। तो इस लेक्चर में हम लोग वर्क से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बहुत सारा क्वेश्चन भी किए। अगले लेक्चर में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।